जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। जल्दी से सब लोग क्लास में जुड़ जाएं। बहुत दिनों बाद आपकी क्लास जो है वो शुरू हुई है और कुछ कारण की वजह से आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपकी क्लास जो है वो रेगुलर नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन अब आपकी क्लास जो है वो रेगुलर होगी, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। अब आपकी क्लास जो है रेगुलर होगी, ठीक है। हाँ, तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। और हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रश्न आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो जो भी साथी, जो भी भाई बहन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आता है, क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले की क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। वहां पे आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जा करके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और सब लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। चलिए, हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था। ऑप्शन ए कहता है तत्वबोधिन सभा, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस समाज सेवी संस्था की स्थापना 1905 में राम गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी समाज सेवी संस्था की स्थापना की गई थी। आगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तत्वबोधिन सभा, तो इसकी स्थापना होती है 1839 में, और इसकी स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर, है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्वबोधिन सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया। अगला है आपका, एक सेकंड, चलिए, अगर हम लोग बात करें ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना होती है 1828 में। 1828 में इसकी स्थापना होती है और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ब्रह्म समाज की, और ये किया जाता है 1828 में। कब किया जाता है? 1828 में, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्थापना 1897 में
स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में होता है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। यानी एनी बेसेंट जो थी, ये 1917 में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था 1917 में हुआ था, इस समय एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है काला जोड़, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्स। एलिसा परीक्षण एड्स रोग की जांच हेतु किया जाता है ना। एड्स रोग की जांच हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास पसंद आती है लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन और रात बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सूर्य से निकटता, ऑप्शन डी है पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात बनने का प्रमुख कारण है। पृथ्वी की गति जो होती है वो सूर्य के चारों ओर 2 प्रकार से होती है। यानी पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर 2 प्रकार से गति करती है। पहला, सूर्य के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाती है, और दूसरा, चारों ओर घूमते हुए अपनी धुरी के चारों ओर भी स्वयं का घूमना। ये दोनों ही स्थितियों में विशेष घटनाएं होती है। और सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु परिवर्तन तथा अपनी ही धुरी पर घूमने से दिन रात होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की जो गति होती है वो सूर्य के चारों ओर 2 प्रकार से होती है। एक तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और एक स्वयं पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपने ही धुरी पर चारों ओर स्वयं घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तब ऋतु परिवर्तन होता है, और जब पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूमती है तो दिन और रात बनता है। कंप्लीट आ गया समझ में? तो ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की।
रडार यंत्र किस काम में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रडार यंत्र किस काम में आता है? ऑप्शन ए कहता है कि जहाज़ों की चाल मापने के लिए, और ऑप्शन बी है जहाज़ों की भार मापने के लिए, ऑप्शन सी है जहाज़ों का मार्ग मापने के लिए, और ऑप्शन डी है जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। और सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रडार यंत्र जो है जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रडार एक ऐसा यंत्र है जो जहाज़ों की गति, स्थिति एवं उनकी दिशा की माप करता है। यह एक प्रकार का कंट्रोलिंग यंत्र होता है। रडार क्या है? रडार एक प्रकार का कंट्रोलिंग यंत्र है जो किसी भी प्रकार की विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में भी मदद करता है। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है। ऑप्शन ए है इथोपिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है ना। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और यहाँ पे विश्व का, यहाँ पे संसार का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक होता है। ठीक है, आइए समझ में? क्लियर है? चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? मतलब ये कि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है यदि वो ए ग्रुप का है तो उसे किस प्रकार का, यानी उसे किस ग्रुप का ब्लड डोनेट किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है कि केवल ए ग्रुप का, ऑप्शन बी कहता है कि केवल ए बी ग्रुप का, और ऑप्शन सी है कि केवल ओ ग्रुप का। वहीं ऑप्शन डी है ए तथा ओ ग्रुप दोनों का। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा ओ ग्रुप का, है ना। ग्रुप ए यानी ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ए ग्रुप तथा ओ ग्रुप दोनों प्रकार के ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है ना। रक्त के ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप ए और ओ दिया जा सकता है। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए लाइक शेयर करते रहिए, है ना, बार बार आपको ना कहना पड़े। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1932 को, ऑप्शन बी है 1934 को, ऑप्शन सी है 1935 को, ऑप्शन डी है 1937 को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, है ना। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी है रवि शास्त्री, ऑप्शन सी है विजय तेंदुलकर, ऑप्शन डी है विमल मित्र। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक विजय तेंदुलकर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए कहता है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी है निर्धनता एवं असमानता, ऑप्शन सी है बेरोजगारी एवं अशिक्षा, ऑप्शन डी है मृत्यु दर कम होना। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु दर कम होना, है ना। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा
मुख्य कारण है, जबकि कम मृत्यु दर आर्थिक विकास की मूल समस्या नहीं है ना। मृत्यु दर से आर्थिक विकास को कोई महत्व नहीं है, इसमें कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी और अशिक्षा ये प्रमुख कारण है भारत की आर्थिक विकास की, ठीक है, और ये मूल समस्या है। तो आ गया समझ में। चलिए हाँ, अब देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज राजसों की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कहता है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी है मूलक दास ने, ऑप्शन सी है चंदरदाई, ऑप्शन डी है सफरुद्दीन। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंदबरदाई, है ना। चंदबरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज राजसों की रचना की थी, है ना। तो पृथ्वीराज राजसों के जो रचनाकार हैं उनका नाम चंदरदाई है ना, चंदरदाई है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की। और ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है ये पटना में 1675 में हुआ था। इनका जन्म पटना में 1675 में हुआ था, वर्ष 1699 में, है ना। वर्ष 1699 इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी, तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो ये अंतिम गुरु थे यानी 10वें गुरु थे, ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि खालसा की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो पटना में हुआ था और 1675 में हुआ था। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए कहता है कि 1550 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1559 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1560 ईस्वी में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि पानीपत के मैदान में, है ना, देखिए पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1956 को 5 नवंबर 1956 को पानीपत के मैदान में अकबर तथा आदिल शाह के सेनापति, ये जो हेमू था ये आदिल शाह का सेनापति था। किसका सेनापति था? आदिल शाह का, ठीक है। तो बात क्या है, ये है कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर तथा आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ये जो युद्ध था ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था यानी दूसरा युद्ध था। और इस युद्ध में हेमू जो था वो पराजित हुआ था और मारा गया था, है ना। तो अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था ये 1556 ईस्वी में हुआ था, 5 नवंबर 1556
1456 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर और आदिल शाह का सेनापति हेमू, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हेमू जो था ये आदिल शाह का सेनापति था, ये इस युद्ध में पराजित हुआ था, अर्थात ये मारा गया था। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, है ना। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। जितने भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। अगर भारत के अंतिम गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी होंगे, और जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कंप्लीट? क्लियर है सबको? चलिए प्रश्न नंबर 15 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि दयानंद के बचपन का क्या नाम था? दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है परिशंकर था, ऑप्शन बी है मूल शंकर था, ऑप्शन सी परमानंद था, या ऑप्शन डी अंबा शंकर था। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी मूल शंकर, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम यानी इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1761 ईस्वी में। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में। प्लासी का जो युद्ध था ये 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, है ना, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला, है ना, ये बंगाल का नवाब था। इसको प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया गया था। मतलब ये कि 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी शासन का आधिपत्य कायम किया था। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए प्रश्न नंबर 17 कहता है कि अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासकों के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, ऑप्शन बी कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, ऑप्शन सी एक तरह का कर था, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टप्रधान का अर्थ था मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के
सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। शिवाजी के अपने शासन कार्यों में सहयोग के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद गठित की गई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में शिवाजी ने अपने शासन कार्यों में सहयोग के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति का गठन किया, एक परिषद का गठन किया, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और इस परिषद का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था? शिवाजी के सलाहकार के रूप में यह परिषद कार्य करती थी। आ गया बात समझ में? क्लियर है सबको? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी जहां आरा, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी चांद बीबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा कोट तथा कुलाह टोपी धारण की और उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया और इसके पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर कोई भी महिला शासिका नहीं बैठी। तो प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान क्या थी? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। और रजिया सुल्तान ने पहनावे के तौर पे पर्दे को त्याग दिया था और उसकी जगह पे कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी धारण की थी। और इसने भटिंडा के प्रशासक किसके? भटिंडा के जो प्रशासक थे जिनका नाम था अल्तुनिया भटिंडा के प्रशासक थे। और रजिया सुल्तान ने भटिंडा के प्रशासक यानी अल्तुनिया से निकाह किया था और इसके बाद में कोई भी महिला दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठी। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 19 है 42वें संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए कहता है 51A, ऑप्शन बी है 53A, ऑप्शन सी है 54A, ऑप्शन डी है 55A। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 51A। अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान का जो अनुच्छेद 51A है ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है और संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिवेशन 1976 में जोड़ा गया। 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है 51A ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है और संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिवेशन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए डेयरी विज्ञान में, ऑप्शन बी चिकित्सीय विज्ञान में, ऑप्शन सी कृषि विज्ञान में, ऑप्शन डी
वैज्ञानिक अनुसंधान में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेयरी विज्ञान में। कुरियन पुरस्कार डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो कुरियन जो पुरस्कार है ये डेयरी विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रगान। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी, आशुतोष चटर्जी, ऑप्शन डी, हरिंद्रनाथ टैगोर। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। तो राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान जनगण मन, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, क्लियर है सबको? देखिए, जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास आपको समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी है अस्कंदगुप्त। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन चलाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए प्रश्न नंबर 23, नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी मिस्र को, ऑप्शन सी सूडान को, ऑप्शन डी जापान को। तो मिस्र नील की देन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र को। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी पर बना आयुष्मान बांध, नील नदी पर बना आयुष्मान बांध अफ्रीका के बड़े बांधों में से एक है। अफ्रीका के बड़े बांधों में से एक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन डी है पांचवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है ना। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक इसका कार्यकाल था। इस पंचवर्षीय योजना में भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उस समय वास्तविक आर्थिक विकास दर जो था वो 4.8% था।
इस समय भारत का जो वास्तविक आर्थिक विकास दर था वो 4.8% था। और इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दीजिए, इसी पंचवर्षीय योजना में 1978 से लेकर 1980 के मध्य गांधीवाद मॉडल पर रोलिंग प्लान बनाया गया था। इस योजना में वर्ष 1978 से 1980 के मध्य गांधीवाद मॉडल पर रोलिंग प्लान बनाया गया था। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, जो कि 1974 से 1978 तक था। इस समय भारत का जो वास्तविक आर्थिक विकास दर था वो 4.8% था। और इसी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से वर्ष 1980 के मध्य गांधीवाद मॉडल पे आधारित रोलिंग प्लान बनाया गया था। क्लियर है? आ गया सबको समझ में? चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 25 कहता है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? प्रश्न नंबर 25, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? ऑप्शन ए, नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और दांडी यात्रा क्यों की? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस किया। ये सभी प्रश्न आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है? और आज की इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए, ठीक है? और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना स्नेह और प्रेम हम पे बनाए रखें। हम आपके लिए आने वाले समय में और भी अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है? सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।